Hello everyone, I am तुषार पारेख, वाइस प्रेसिडेंट एलन करियर इंस्टीट्यूट। मैं आज इस टॉक शो के माध्यम से आपके साथ जेईई मेंस 2023 जनवरी सेशन में जिन बच्चों ने 100 परसेंटाइल के साथ अहमदाबाद एलन सेंटर से जवलत सफलता प्राप्त करी है, उनके साथ बातचीत करने के लिए हम यहाँ आए हैं। मेरे साथ यहाँ कौशल विजयवर्गीय है और हर्षुल सुथार है और मेरे साथी और इंजीनियरिंग डिवीजन के हेड एलन अहमदाबाद से मेरे साथ संजय श्रीवास्तव सर है। हाँ सर। सो बेसिकली हम आज इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस शो के माध्यम से इनकी सफलता का क्या रहस्य है, इन्होंने अपने करियर को कैसे शेप दिया, राइट, इन्होंने किस तरीके से इन बच्चों ने कैसे अपने एकेडमिक को फोकस किया और उन्होंने स्कूल लाइफ से लेके यहाँ तक की जर्नी अपनी कैसे जीवन जिया है, हाउ दे हैव targeted engineering courses and how they have fulfilled the dream of making the best outcome in JEE mains examination. तो हेलो कौशल, हेलो सर, हेलो अर्जुन, हेलो सर। तो आज हम हमारे साथ जो व्यूवर्स है, हमारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, राइट, जो आपके फॉलोअर्स है, जो आज 8, 9, 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, उससे छोटे भी बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स है जो ये देखना चाहते हैं कि अगर हमारा बच्चों का भविष्य जेईई मेंस है, राइट, और जेईई एडवांस है और उनको उसमें हमें बेहतर सफलता दिलवानी है, तो हमारे बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, उनका जीवन कैसे होना चाहिए, तो वो बात हमें उनके साथ शेयर करनी है। सो कौशल, मैं जैसे आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ कि आप अपनी जर्नी हमें डिस्क्राइब करें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप मिडिल स्कूल में आए, जब आप 6th, 7th, 8th क्लास में थे, तो आप पढ़ाई में कैसे थे? पहले तो कौन सी स्कूल में पढ़ते थे और आपने उस समय पे साइंस, मैथ्स और अदर सब्जेक्ट में एकेडमिक आपका परफॉर्मेंस क्या था? जब मैं 6th, 7th, 8th में था तब मैं भोपाल में था। भोपाल में एक स्कूल है रायन इंटरनेशनल स्कूल, उस स्कूल का पार्ट था। तो 6th, 7th, 8th से ही मैं मतलब टॉप 3 में आ जाता था क्लास में। तो साइंस मैथ्स में तो अच्छा रहता था, इंटरेस्ट रहता था मुझे। बाकी जैसे सब्जेक्ट्स हुआ, इंग्लिश हुआ या सोशल साइंस हुआ, इन सब में थोड़ा सा वीक रहता था, पर यही रहता। साइंस मैथ्स में तो मीन्स आप ऐसा जरूरी नहीं था कि अब हमेशा टॉप 1 रैंक पे आते थे। हाँ, कभी कभी सेकंड हो जाता था, सेकंड भी कभी आ जाते थे, राइट, और बाकी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता था, राइट। आप अर्जुन, आप अपना बताइए कि जैसे सिमिलरली आपका जब मिडिल स्कूल, राइट, या प्राइमरी स्कूल का जो फेज था, राइट, उसमें आपका स्कूल परफॉर्मेंसेस और आपके स्कूल में एकेडमिक आउटकम कैसे रहता था? तो मैं अहमदाबाद में ही स्कूल में था, मतलब पहले से अहमदाबाद में ही हूँ और उसमें मैं A1 स्कूल में पढ़ता था 6th, 7th, 8th में। उसमें मेरा 1st, 2nd, 3rd वैसे ही रैंक आते थे, कभी ऊपर नीचे होता था और मेरा मैथ्स और साइंस में ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। बाकी वो सब में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता था, जब तब जाके मार्क्स आते थे। मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं था जो लैंग्वेज और SS वगैरह उसमें। ये मैं तो एक्चुअली पेरेंट्स और बच्चों को कहना चाहता हूँ, मोस्टली सभी पेरेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि हमारे बच्चे सोशल साइंस को अच्छे से नहीं पढ़ते, हमारे बच्चे लैंग्वेज में इतना फोकस नहीं करते हैं, राइट। बट ये जनरल एक इंक्लिनेशन होता है, हर बच्चा हर चीज में अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, राइट। आज मुझे इंजीनियर बनना है और अगर मेरा किसी सेगमेंट में झुकाव कम है, राइट, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जीवन में अच्छा नहीं कर पाऊँ, राइट। आई एम इन फेस कि मैं इसमें अच्छा हूँ। कुछ बच्चे लैंग्वेज में अच्छे होते हैं, कुछ सोशल साइंस में अच्छे होते हैं और आगे वो UPSC या अदर एग्जाम में अच्छा कर लेते हैं। आपने किस समय पे, अर्जुन, जैसे मैं आपको पूछूं कि आपको किस समय पे आपको ऐसा लगा, राइट, कि मुझे स्कूल से बियॉन्ड भी कोई ट्रेनिंग लेनी चाहिए? तो मुझे मतलब जो मैथ्स हो, सब सब्जेक्ट्स थे वो बहुत अच्छे से आते थे। इनफैक्ट मैं आगे के क्लासेस का भी थोड़ा बहुत कर लेता था। मेरा भाई मुझे कहता था कि मतलब 1-2 क्लास आगे के सवाल देता था तो मैं कर लेता था कभी कभी। तो उसको लगा कि अगर जल्दी थोड़ा रख दे क्लासेस में, अच्छे क्लासेस में, तो अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है लॉन्ग टर्म में। तो उसलिए मैंने 7th से ही एलन को ज्वाइन कर लिया और जेईई की प्रिपरेशन तो मैंने 8th से ही शुरू कर दी थी, बेसिक लेवल पे। अरे वाह। सो बेसिकली जेईई की प्रिपरेशन का मतलब क्या है? मींस आपने क्या ऐसा शुरू किया जिससे आपको फील आया कि मैं जेईई की तरफ? मतलब मैंने जो 11th के टॉपिक्स है वही से शुरुआत कर दी, बेसिक मतलब NCERT टाइप लेवल की क्लास 8th में। तो बाद में 9th में उस वही टॉपिक्स में थोड़ा एडवांस लेवल पे किया और बाद में और मतलब एडवांस करते गया तो अच्छा मतलब रिजल्ट आ सकता है।
एक्चुअली कौशल आपसे जैसे पूछे कि आपने एक थ्योरी, जैसे नॉर्मली मैंने देखा है कि हर अच्छे बच्चे स्कूल में जो टॉपर भी होते हैं उनकी एक नॉर्मल थ्योरी रहती है कि वो साइंस मैथ्स को अपनी क्लास से 1 या 2 क्लास आगे तक हमेशा पढ़ते रहते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था? मेरे साथ था, मैं जैसे 6th में या 7th में था तो मैं एक क्लास आगे की आर डी शर्मा वो सॉल्व कर रहा था। राइट। तो मतलब करीबन हाफ टू 3/4 हो गई थी। ओके। तो उसका बहुत फायदा मिला मैथ्स में, Right. स्पीड बढ़ी और प्रैक्टिस अच्छी हो गई। राइट। मीन्स एक कॉमन मेरा भी जो अनुभव है कि जब भी कोई बच्चा आगे अच्छा करता है तो एकेडमिकली उनका हमेशा ये रहता है कि वो आज 5th स्टैंडर्ड के वेकेशन में 6th स्टैंडर्ड की मैथ्स खोल के बैठ जाता है, राइट। और 6th स्टैंडर्ड के वेकेशन में वो 7th की साइंस और मैथ्स को ओपन करके उसको स्टडी करने लगता है। वो इंतजार नहीं करता कि स्कूल हमें कब सिलेबस चलाएगी और कब हम सीखेंगे, राइट। तो दे स्टार्ट either with the help of parents or with the help of elder brother or sister। जैसे अर्शुल को तो इनका बड़ा भाई कुछ गाइड करता था, आपको कैसे हुआ? मेरा भी एक बड़ा भाई है, वो भी IIT में है, तो उसने मुझे बताया था कि अरे जल्दी करोगे थोड़ा तो अच्छा रहेगा। Right. इसलिए मैंने 10th से ज्वाइन किया था। तो एक बात तो हमें कॉमन निकल के आ रही है और मुझे लगता है कि सभी पेरेंट्स और बच्चों को यहाँ ये बात जानने में काफी दिलचस्पी होगी कि, और हम इस बात से ये इन्फॉर्म हो रहे हैं कि बच्चे बचपन से ही राइट एक स्टेप आगे चलते हैं। जो हमारी नॉर्मल करिकुलम सिस्टम है वो एक लार्जर बच्चों के लिए बनी हुई है, बट अगर जिन बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना है वो हमेशा उस क्राउड से थोड़ा आगे चलते हैं, राइट। तो उनके पास होता है। अब जैसे एकेडमिक की बात हुई, स्कूल लाइफ के अंदर अपने एकेडमिक के अलावा क्या क्या एक्टिविटी आप करते थे? 6th से 8th में जैसे हम जिस स्कूल में थे तो स्कूल में फुटबॉल एक मेजर स्पोर्ट था। मतलब जब भी कभी PE होता था या गेम्स पीरियड लगता था तो हम फुटबॉल खेलते थे। मैं भी उसमें पार्ट लेता था, जैसे मैं म्यूजिक पीरियड होता था उसमें मैं भी पार्ट लेता था। ओके। पर ऐसे तो अलग म्यूजिक से के पीरियड है और फुटबॉल की जो स्कूल में गेम हो रही है, स्कूल के बाहर कभी कहीं खेलना नहीं, या कोई बाहर की कोई एक्टिविटी में खेलना? नहीं, इतना ज्यादा ऐसा प्रोफेशनल नहीं था। स्कूल में जितना खेला जा रहा है वो खेलते थे। आपने कोई एक्टिविटी करी है? मतलब वही हमारे स्कूल के जो PE के पीरियड होते थे उसमें कभी कभी क्रिकेट खेलते थे, कभी कभी बास्केटबॉल या फिर मतलब फुटबॉल वगैरह थोड़ा कभी कभी खेल लेते। मतलब बेसिक लेवल पे, कुछ प्रोफेशनल कभी कुछ किया नहीं है आगे। ऐसा कभी कोशिश करी थी कि स्कूल में मैं उसमें भी टॉप करूं या बेस्ट आऊं? नहीं ऐसी तो म्यूजिक में या डांस में या स्पोर्ट्स में मैं उसमें भी बेस्ट हूँ। जैसे होता है कुछ स्कूल में होता है कि भी एक बच्चा है वो ऑलराउंडर है, राइट। वो फुटबॉल में भी कैप्टन हो जाता है और म्यूजिक में भी वो हमेशा बेस्ट होता है और इसमें भी। तो ऐसा आपके स्कूल में परफॉर्मेंसेस कोई था किसी क्षेत्र में? नहीं, मेरा तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मेन एकेडमिक से आप जाने जाते थे अपने स्कूल में, राइट। बाकी चीजों में आप पार्टिसिपेट करते थे। ऐसा कोई एक्टिविटी थी स्कूल में जो आपको पसंद नहीं थी, जो आप नहीं करना चाहते? असेंबली शो असेंबली? हाँ। अरे आपको? मतलब जो SS के लेक्चर होते थे उसमें वही मजा नहीं आता था। अच्छा, SS के जो सोशल साइंस की जो पीरियड है उसमें जो टीचर पढ़ाते थे उसमें इंटरेस्ट नहीं, उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं। राइट। ये आपका। आपने कब ऐसा सोचा कि मुझे अब, आप घर में एडवांस में तो पढ़ते ही थे, राइट। तो आपने कब सोचा कि मुझे अब कोई कोचिंग व्यवस्था में जाना चाहिए, मुझे कुछ और स्कूल से बियॉन्ड कोई ट्रेनिंग लेनी चाहिए? ये करीबन 9th के स्टार्टिंग से लेके मिड के बीच में मुझे लगा था कि हाँ Right. थोड़ा आगे पढ़ना चाहिए, क्योंकि 9th में एकदम से नया टाइप का सिलेबस आता है, जैसे Right. न्यूटन्स लॉ वगैरह वो सब इंट्रोड्यूस होता है। राइट तो उससे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ी थी कि हाँ इस साइड में और थोड़ा जानना चाहिए। राइट तो फिर वो मेरे भैया ने भी बोला कि तू ज्वाइन करते तो अच्छा लगेगा, राइट। इसलिए मैंने 10th में फिर ज्वाइन तो आपने 10th में ज्वाइन किया। 10th में आप अहमदाबाद आ गए थे? आप मैं- अहमदाबाद कब से आ गए थे? मैं 9th के मिड में आ गया था। 9th के मिड में अहमदाबाद शिफ्ट हो गए थे। तो आपने फिर 10th से एलन करियर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया और फिर आपने, तो जैसे आपकी जो 10th की जो कोचिंग हुई, राइट, वो किस फॉर्मेट में हुई एलन में? उसमें हमें 11th का स्टार्ट कर दिया था पूरा। 11th का स्टार्ट किया। तो वो मतलब पूरा न्यूटन्स लॉ वगैरह सब स्टार्ट कर दिया। आप दोनों को अगर मैं पूछूं, आप बारी बारी जवाब दें कि भाई हमारा जो इंजीनियर बनने का सपना है, राइट, वो कैसे आपने फील किया? व्हेन यू हैव थॉट कि मुझे इंजीनियरिंग बनना है? अब मेरा तो ऐसा था कि मेरी बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आई वेंट टू इंजीनियरिंग, ओके, क्योंकि बायो में मेरे को नहीं आता था। राइट, मेरे मार्क्स भी उसमें कम सबसे ज्यादा कटते थे हाँ, और उसमें इंटरेस्ट भी 0 था, मेरे को याद नहीं रहता था। Right. तो बायो हट गया। Right. कॉमर्स में मेरे पापा में बोल रहे थे तू कॉमर्स में जा, हमारे साथ रहेगा जिंदगी में, Right. क्योंकि भैया चला गया था दूर। ये, लेकिन मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था कॉमर्स में, right. तो बचा केवल इंजीनियरिंग। तो उसमें तो बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन हाँ। यू कम एंड कंक्लूजन कि मुझे इंजीनियर बनना चाहिए। आपको कैसे लगा?
मतलब मुझे मैथ्स में ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, और जब एलन ज्वाइन किया तो फर्स्ट ईयर के मतलब 7th में पता चल ही गया कि बायो में कुछ ज़्यादा होना है नहीं, और मैथ्स में ही कुछ अच्छा करने में मज़ा आएगा। मतलब मैं जो फैमिली में है वो मोस्ट ऑफ सारे इंजीनियरिंग है, कोई डॉक्टर दूर में कोई नहीं है। Right. तो मम्मी पापा पहले बोलते थे जब छोटा था कि डॉक्टर बन जाता तो हूँ, बन जाए लेकिन बाद में 7th के बाद डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब बायोलॉजी लेना नहीं है, मैथ्स ही करना है। मैथ्स में इंटरेस्ट भी था, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग तब से डिसाइड कर लिया क्लास 8 से कि वही करना है। और हर्षुल, आप ये बताओ कब से बिल्कुल बहुत ज्यादा पढ़ाई पे लग गए आप? मैं क्लास 9th के हाफ से ही बहुत सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए अच्छी बुक्स से। और हर्षुल, आपका एक्सटेंसिव स्टडी, मतलब काफी ज्यादा समय देना? 10th में तो क्या था, मैं उस बोर्ड के लिए भी था, तो 10th में नहीं हुआ था, 11th से एकदम स्टार्ट किया था। 11th से 10th में आपने थोड़ा एडवांस लेवल की स्टडीज करी, हाँ। तुमसे स्टार्ट किया। तो अर्जुन, जैसे आप ये बता रहे हैं कि भाई आपने पहले कभी कभी पेरेंट्स के मन में आता भी है, इसके लिए मैं हमेशा कहता भी हूँ कभी मेरी बात में कि पेरेंट्स को एक थ्योरी ये भी पसंद आती है, मिस बस थ्योरी। जैसे जो हम चूक गए वो हमारा बच्चा कर ले, नहीं तो हम डॉक्टर नहीं बने थे तो हमारा बच्चा भी डॉक्टर बन जाए। और कभी कभी ऐसा लगता है कि परिवार में सब ये कर रहे हैं तो ये भी कर ले। तो आपको एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिला घर में कि हम इंजीनियर बन जाए, राइट, और आप लोग इंजीनियर बन गए। जैसे एक नेचुरल आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा था कि इंजीनियरिंग। और सबसे बड़ी बात मैंने दोनों की बात से ये देखा कि आपको बायोलॉजी पसंद नहीं था। आपने ये 8th क्लास तक ही आते आते तय कर लिया कि बायोलॉजी हमें अपील नहीं कर रहा है, राइट, तो फिर बायोलॉजी की दिशा में सोचने का मतलब ही नहीं है। गुड। अब जैसे आप लोगों ने इंजीनियरिंग पसंद किया, आप लोग जब एलन करियर इंस्टीट्यूट में भी आ गए, राइट, तो आप जैसे जानते हैं कि SK सर, हमारे संजय श्रीवास्तव सर हमारे इंजीनियरिंग डिवीजन के हेड है और बहुत अच्छे फिजिक्स के टीचर भी है। तो आप इनसे पढ़ाई आपने कब शुरू करी? 11th स्टैंडर्ड। मैंने 9th के हाफ से ही SK सर मुझे अकेले में बाद में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। अरे वाह, द 9th, क्योंकि आप 9th से थे एलन में, तो जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है उनको एलन में ये ट्रेंड भी है कि 9th और 10th के अगर बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं तो उनको IIT के टीचर, राइट, फर्दर ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसी से आगे आइडिया आता है। सर, आपकी स्ट्रेटेजी कैसे रही इन बच्चों को डेवलप करने की? हर्षुल पहले आया 9th में ही मेरे कांटेक्ट में आया, तो 10th तक आते आते तो फिजिक्स इसकी काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी। मतलब एक एवरेज स्टूडेंट जो IIT जा सकता है इस लेवल की फिजिक्स तो ये 10th में कर सकता था। कौशल का थोड़ा सा ये लेट में आया क्योंकि 11th में हम मिले, और लेकिन कौशल जो तरीके हम बताते थे क्लास में उससे थोड़ा सा अलग भी करके लाता था। एक इनोवेशन मुझे दिखा, एक स्पार्क लगा कि कौशल जो है थोड़ा सा अच्छा भी कर सकता है। तो इसकी स्पीड बहुत अच्छी है और इनोवेशन ज़्यादा है। तो उसके बाद हमने इसको फिर अलग से थोड़ा सा जल्दी कराया कोर्स को। तो 11th के मिड में या शायद 12th के स्टार्टिंग में हमने पूरी फिजिक्स कंप्लीट कर ली थी। फिर उसके बाद जो टाइम बचा इसमें मैथ्स और केमिस्ट्री कराया दोनों। राइट, अरे वाह। तो बेसिकली ये इम्पोर्टेंट होता है एक टीचर्स के लिए भी कि अगर कोई बच्चा का IQ अच्छा है, उसका ग्रास्पिंग अच्छा है, लेकिन उसने स्टार्ट लेट किया है एज कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट्स, राइट, तो उसको ऐसे बैकअप देना चाहिए पैरेलल, राइट, जो आई थिंक आप लोगों को इस व्यवस्था में दिखा गया कि अर्शुल 2 साल से ही कर रहा था, आप बाद में आए, फिर भी आपको सिस्टम ने वो बैकअप दिया और आप उस पर आए। तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे कि हाउ, जैसे आज आपकी जर्नी जहाँ से शुरू हुई और आप JEE मेंस के बेस्ट परफॉर्मेंस में भी आए, तो आपकी जो एलन में जो आपको ट्रेन किया गया उसकी स्ट्रेटेजी और किस तरीके से आप एक पार आ गए, राइट, टू द बेस्ट टॉपर परफॉर्मेंस, राइट, थोड़ा बताएं। जैसे 10th से ही हमने मेंस के पेपर तो देना शुरू कर दिए थे, तो ऐसे पार्ट टेस्ट होते थे जिसमें सिलेबस आधा आता था, तो उसमें तो ठीक हो जाता था। फिर जैसे जैसे 11th में आए तो फुल टेस्ट आना शुरू हुए धीमे धीमे, तो उसमें थोड़ा अटकने लगे, उसमें थोड़े कम मार्क्स आने लगे। तो फिर जैसे तब तक तो ठीक था, तब तक उतना फोकस नहीं था कि अभी तो 12th आएगा, 12th में देखेंगे कितना करना है। फिर 12th आया, 12th में जब उसमें गलतियां होना अभी भी सुधार ही नहीं हुई, तो फिर सर से कंसल्ट करना शुरू किया, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। उसके बाद अर्शुल, आप जैसे ये बताओ कि आपका जैसे आपने शुरुआत से भी प्रिपरेशन करते थे, तो आपने किसी और एग्जाम्स या इसको टारगेट किया या उसमें कोई नेशनल लेवल पर परफॉर्म किया?
मतलब मैंने तो फिजिक्स ओलंपियाड तो मेरे टारगेट में हमेशा से ही रही है, लेकिन मैं 12th में जब दिया तभी मैं सिलेक्ट हुआ फर्स्ट स्टेज में। राइट बाकी कभी दी थी एक दो बार, लेकिन नहीं हो पाया। और राइट मैथ्स की मैंने नहीं दी थी, लेकिन उसमें इंटरेस्ट भी नहीं था, नॉन रूटीन थोड़ा था इसलिए। राइट। तो मीन स्टेज 1 ऑफ फिजिक्स मीन फिजिक्स सब्जेक्ट पसंद था और आप 10th में 11th में और 12th में फिजिक्स का स्टेज 1 हमेशा आपने देने की कोशिश करी, बट कभी भी उसमें ऐसा सिलेक्शन नहीं आया। राइट। आपने कभी कोई ओलंपियाड वगैरह किया था? हाँ, मैंने 10th में मैथ्स का दिया था, तो उसमें मेरा हो गया था। राइट फिर 11th में मैंने केवल फिजिक्स दिया था, तो उसमें हो गया था। राइट। फिर 12th में अभी मैंने चारों दिए थे, हाँ। लेकिन इस साल मैथ्स नहीं हो पाया। इस साल फिजिक्स, केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी में। अरे वाह। तो ये सब आप स्टेज 1 लेवल तक Stage 1 परफॉर्मेंस है। राइट। उससे आगे कभी कोई परफॉर्मेंस नहीं? इसमें एक सवाल है, जैसे अभी सब्जेक्ट ओरिएंटेड आते हैं तो कौशल आप थोड़ा ये बताओ कि मैथ्स जो है बहुत ज़्यादा डिमांड करता है टाइम देने का, तो मैथ्स कैसे मैनेज किया आपने? मैथ्स का तो जैसे सर ने अभी कोई चैप्टर पढ़ा है, तो उसके बाद सर तो मॉड्यूल दे देते थे सॉल्व करने का, तो मैं तो मॉड्यूल ही सॉल्व करता था। और प्लस एक बुक आती थी सिंगेज की, तो वो सिंगेज की बुक सॉल्व करता था, तो उससे प्रैक्टिस हो जाती थी। ओके हर्षुल, आप इसमें बताओ कि मैथ्स में जैसा बच्चे मुझे बताते हैं कि 1 घंटे में पेपर नहीं हो पाता है, ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो कैसे आप स्पीड, एक्यूरेसी, इन सब चीज़ों को आपने मैनेज करा? मतलब स्पीड तो है, वो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आएगी। और स्पीड कब ज्यादा होगी? जब हम फटाफट क्वेश्चंस को कर सकेंगे कि हाँ ये देखा, अच्छा पता है इसमें, ये हम करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ऐसा कब आएगा? जब अच्छी प्रैक्टिस होगी और नए नए अप्रोचेस मिले हमें, तो उसको भी अच्छे से मास्टर कर लेने चाहिए, एटलीस्ट मैथ्स में। तो मतलब अगर मैं क्या करता था, दिन में कोई भी मैथ्स का अच्छा सवाल मिला, कोई नया कोई अच्छे क्वेश्चन में से, तो उसको मैं रात को फिर से एक बार सॉल्व करके लिख देता था एक जगह पे। बाद में फिर कोई टेस्ट आए तो उसको भी मैं फिर से पढ़ लेता था कि ये अप्रोच हो सकती है, वो मैं फिर दूसरे क्वेश्चन में भी लगा सकता हूँ। थोड़ा भी अलग आए तो भी मतलब सोच सकते हैं कि ये लगा सकते हैं। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वे है कि भाई अगर आपको कहीं भी कोई नया अप्रोच लगे तो उसको एक साइड में नोट कर लो, क्योंकि रिवीजन के समय पे बहुत अच्छा काम आता है। तो आप जैसे ये बताओ कि आप लोगों ने, आप सबको हमें पता है कि 2 साल का ये जो करिकुलम होता है और पूरी जर्नी होती है, वो एट द एंड में सब कुछ कंपाइल हो जाता है और बहुत बड़ा सिलेबस बन जाता है। राइट। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो आपने जब पहले से ही शुरुआत करी तैयारी, तो फिर आपने कैसे सोचा कि जब रिवीजन का समय आएगा, राइट, तो मैं कैसे रिवाइज करूंगा? क्या मैं एक एक क्वेश्चन या प्रॉब्लम सारे रिवाइज करूंगा, या मैं किस तरीके से अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी बनाऊंगा? मतलब मैंने तो मॉड्यूल में वो सब में अच्छे जो क्वेश्चन मिलते थे कोई भी मटेरियल में, वो वहीं पे मार्क करके रखे थे। और इनफैक्ट कई सारे के तो मैंने लिखे भी थे, जैसा मैंने बोला। तो मैथ्स के लिए तो मैं वही करता था। फिजिक्स में भी जो अच्छी बुक्स के अच्छे क्वेश्चन होते थे उनको मैं फिर से करता था रिवाइज करने के लिए। और कभी कभी ऐसा लगे कि ये टॉपिक नहीं आता ठीक से, तो उसमें से मैं नोट्स रिवाइज कर लेता था। और जो केमिस्ट्री है उसमें तो जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही दिमाग में ज्यादा बैठेगा। इसलिए उसमें जैसे कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है, तो उसमें रिवीजन भी करना है, तो उससे जो याद भी रहेगा सब कुछ, और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। और इनऑर्गेनिक में तो मतलब जितने ज्यादा फैक्ट्स अच्छे पता होंगे उतना ही ज्यादा होगा, इसलिए उसमें तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने नए फैक्ट्स भी मिलेंगे, तो वो भी याद रखने होते हैं। कौशल, मेरा एक सवाल है रिवीजन के मामले में ही, क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने देखा कि मतलब आपकी ग्रिप जो है थोड़ी कमजोर हो रही थी, है ना? केमिस्ट्री में जैसे आपका परफॉर्मेंस क्लास में उतना अच्छा नहीं आ पा रहा था, है ना? रिवीजन को कैसे किया आपने उस समय? क्योंकि लास्ट टाइम में जो परफॉर्मेंस पहले था वैसा परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा था, थोड़ा सा डाउन पे जा रहे थे आप। फिर आपने एक अच्छा परफॉर्म किया, परफेक्ट स्कोर भी लाए, तो कैसे मैनेज किया अपने आप को, कैसे रिवाइज किया? जैसे लास्ट टाइम में जब 12th का लास्ट चल रहा था, करीबन सितंबर अक्टूबर में, तो टेस्ट हुए थे, तो उसमें केमिस्ट्री में 0 भी आए थे मेरे। तो केमिस्ट्री में ऐसा था कि उतना अच्छे से सिलेबस हुआ नहीं था, मतलब कवर नहीं हुआ था मेरे एंड से दिक्कत थी उसमें। तो जब दिसंबर और जनवरी आया, तो मैंने जो भी टॉपिक्स जैसे थे जो मैंने आज तक कभी देखे भी नहीं थे, उनका सिलेबस कंप्लीट, मतलब पूरा एनसीईआरटी रट ली थी उनकी। तो दिसंबर और जनवरी में वो करने के बाद मेरे को कॉन्फिडेंस आया था। उसके पहले मेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था केमिस्ट्री पे, पर उसके बाद कॉन्फिडेंस आया था, तो उसने बहुत हेल्प की। तो मैं क्वेश्चन इसमें मुझे बहुत एक अच्छा पॉइंट मिला कि आपने एक वर्ड किया 0 मार्क्स। इट मीन्स लाइक कितने मार्क्स का पेपर था और आपका केमिस्ट्री में 0 मार्क्स आए थे? किस टेस्ट में, किस समय पे? ये यही एडवांस का टेस्ट था, करीबन अक्टूबर या ऐसा कुछ चल रहा था। हाँ। तो तब मैंने अटेम्प्ट करे थे, अटेम्प्ट करने के बाद एग्जैक्ट 0 आया था।
अच्छा 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, अच्छा, मैं उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होके टोटल 0 हो गए थे। करीबन 4 सही हुए थे, बाकी गलत हुए। मुझे लगता है कि आपको ये स्टूडेंट को बताना चाहिए कि किसी पेपर में किस लेवल तक आपके एग्जाम में ऐसा परफॉर्मेंस आ सकता है और उसमें से आपने कैसे वापस रिवाइज करके आप किया। सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग कि भाई अप डाउन इतने होते हैं और आप कर सकते हैं। अर्शुल, एक क्वेश्चन मुझे आपको ये पूछना है कि जैसे रिवीजन वगैरह की जब हम बात करते हैं, राइट, तो मैं फिर से उस क्वेश्चन को ये रिपीट करना चाहता हूँ कि जैसे रिवीजन आप बीच बीच में करोगे, एंड में करोगे, आपने ये भी बताया कि टाइम टू टाइम भी कुछ सब्जेक्ट में करना ही पड़ता है, राइट, कुछ सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते रहनी पड़ती है और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में रिवाइज करना पड़ता है। बट जब रिवाइज एंड में करना हो, राइट, तो टोटल सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th क्लास इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स आपके सामने होता है। जब एग्जाम 15 दिन के बाद है या 20 दिन के बाद है, तो उस समय पे आप क्या पूरा करिकुलम वापस स्टडी करते हो या आप जो रिवाइज करते हो कुछ पॉइंट्स, कुछ स्टाइल को, तो वो आप पहले से कैसे उस बात का ध्यान रखते हो? मतलब जो केमिस्ट्री या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स फिजिक्स, उसमें जो जो नोट्स में मैं कभी हाईलाइट भी करते रहता था, नोट्स और एनसीईआरटी में। मतलब जो मेंस के पहले 1 महीना था उसमें मैंने एनसीईआरटी केमिस्ट्री बहुत अच्छे से की, तो उसमें फिर मैंने हाईलाइट कर दिया कि इसमें से ये पूछ सकते हैं, ये पॉइंट में से भी पूछ सकते हैं। तो जो लास्ट के 5-6 दिन थे उसमें मैंने 1-2 दिन में तो वही पूरा पढ़ लिया और एक आध टेस्ट भी दी थी, बस सिली मिस्टेक्स को कम करने के लिए। बाद में फिर कुछ खास नहीं पढ़ा था। और मैथ्स फिजिक्स में तो मतलब जब मेंस की डेट आए तो 1-2 महीने थे, 1 आध महीना था, मतलब डेट है उसके बाद गैप था, तो उसमें तो मैं प्रैक्टिस ही कर रहा था। जो टॉपिक्स जो कुछ स्पेशली मेंस के लिए होते हैं वो अच्छे से कर लिए, एनसीईआरटी वो सब में से, और बाकी के टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहा था प्रैक्टिस, और उसमें से अगर कोई लखे कि नहीं आता तो वापस नोट्स पे जाता था। बाकी तो मेन प्रैक्टिस का ही रहता था मेरा फिजिक्स में। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जैसे 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो एक किसी भी स्टूडेंट को तीनों सब्जेक्ट फेवरेट नहीं होते हैं, 2 सब्जेक्ट होते हैं, कुछ के 1 होते हैं, तीनों मैंने बहुत कम को देखा कि तीनों सब्जेक्ट पे इक्वल वो टाइम देते हुए। तो जब कोई भी सब्जेक्ट आपको उतना पसंद ना हो लेकिन परफॉर्मेंस तो तीनों सब्जेक्ट से आना है, तो कैसे मैनेज करते हो उस अंदर की भावनाओं को, कैसे कंट्रोल करते हो कि ये सब्जेक्ट भी उतना ही पढ़ना है? पढ़ना तो पड़ेगा ही, ऐसा तो भावना रहती थी। तो मतलब क्या कि 1-2 घंटे बाद कभी ऐसा लगता है कि मजा नहीं आ रहा, तो फिर मैं थोड़ा ब्रेक लेके 15-20 मिनट या फिर आधा घंटा जो टॉपिक पसंद है वो कर लेता, जैसे कि मैथ्स या फिर फिजिक्स। कभी 1-2 घंटे भी कर लेता। फिर से मैं केमिस्ट्री पे आता। केमिस्ट्री मेरा वीक था और इसमें इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन मार्क्स तो लाने ही थे, इसलिए उसको भी मतलब बाद में मेहनत कर ली अच्छे से, तो हो गया। तो कोई कड़वी दवाई भी होती है साथ साथ में, उसको भी पीनी पड़ती है अगर स्वस्थ रहना है तो। कौशल, आपके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आपने परफेक्ट स्कोर लाया, जब आप तीनों सब्जेक्ट में पूरे नंबर लाए, तो मीन्स आप एक भी सब्जेक्ट को इनजस्टिस नहीं कर सकते, राइट, आपकी वो जिम्मेदारी बन जाती है। तो आपने कैसे तीनों सब्जेक्ट को एकदम एक जैसा परफॉर्म करने के लिए मैनेज किया? हमारा जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों की बता दो, तो फिजिक्स 11th में हमारा खत्म हो गया था पूरा जेईई एडवांस के लिए। बस 1-2 टॉपिक बचे थे, सेमीकंडक्टर और वो तो लास्ट में हो जाता। तो फिजिक्स हमारा हो रखा था और उसमें हम पूरे साल प्रैक्टिस भी करी थी, तो उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस था। तो लास्ट मोमेंट पे उस पर मैंने मेन फोकस नहीं दिया। मैथ्स भी हमारा 12th के मिड के अराउंड खत्म हो गया था, तो उसमें भी फिर प्रैक्टिस काफ़ी हो गई थी, तो उसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं देना था, उतना प्रिपरेशन नहीं करनी थी, तो केवल केमिस्ट्री में था। तो मेरा लास्ट के जो भी 2 मंथ्स थे पूरे केमिस्ट्री में ही गए। परफेक्ट बैलेंसिंग, जो पहले हो गया उसको बाद में टाइम देने की जरूरत नहीं है, पार्शियली रिवाइज कर लो, बट जिसका नहीं कमजोर है उस पर पूरा ध्यान दे। बहुत अच्छी बात। और जैसे बच्चे एक सवाल पूछते हैं कि कितनी देर पढ़ना चाहिए, वीक में कितने दिन पढ़ना चाहिए, पर डे कितना समय देना चाहिए, तो इस पे सबकी अलग अलग विचार होते हैं। तो आपने क्या शेड्यूल फॉलो किया था, एक बार स्टूडेंट्स को बताए। मतलब जब हमारी क्लासेस होती है तो उसमें तो मतलब 5 घंटे की क्लास होती है, तो मतलब शाम की क्लास होती है, मतलब दोपहर से लेकर शाम तक। तो बाद में रात को मैं 2-3 घंटे पढ़ता हूँ, 1-2 घंटे रिवाइज करता हूँ जो क्लास में पढ़ा है, और बाद में जो इम्पोर्टेंट लगे वो लिख देता हूँ। बाद में सुबह होमवर्क करता हूँ मैं, और होमवर्क में ही मोस्ट ऑफ टाइम तो खत्म हो ही जाता है, तो बस होमवर्क ही ज्यादा करता हूँ मैं। बाद में फिर से क्लास होती है तो उसका डिस्कशन होता है, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं लिख देता हूँ। अब जब कुछ क्लास ऐसा नहीं होता है तो उसमें फिर मैं 8 से 9 घंटे पढ़ता हूँ, और मतलब ऐसा ज्यादा बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं देता हूँ कि
मतलब तीनों ही करने हैं, तीनों ही दो इक्वल टाइम होना चाहिए, मतलब जो जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट हो वैसा करता हूँ। और मेंस के पहले केमिस्ट्री थोड़ा वीक था तो उस पर ज्यादा फोकस किया था, बाकी मतलब मैथ्स फिजिक्स ज्यादा इंटरेस्ट था तो वही करता था ज्यादा, केमिस्ट्री 1-2 घंटे करता था दिन के मतलब पहले। कौशल, आई थिंक आप अपना शेड्यूल बताएं स्टूडेंट को ही, अपने साथ ऑडियंस है उनको। मेरा तो ऐसा रहता था कि इंटरेस्ट बेस्ड ही चलता था, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री में तो कभी इंटरेस्ट आया नहीं, तो फिजिक्स और मैथ्स ही मैं दिन भर करता था। केमिस्ट्री का जो सर मिनिमम होमवर्क देते थे जो, बस वही कंप्लीट करके मैं जाता था, तो इसका फ़र्क तो काफ़ी पड़ा है। तो लास्ट में जाके मेरे को केवल वही पढ़ना पड़ा। तो आपका जैसे डेली शेड्यूल कैसे, कितना घंटा और कैसे करते थे? तो मैं करीबन लेट नाइटर का टाइप का था मैं, तो मैं 12 बजे सो जाता था और सुबह करीबन 8:30 to 9 उठता था। तो उसके बाद उधर के बाद का जो टाइम था 2 o'clock तक, जब तक क्लास चालू होती है तब तक मैं फिजिक्स का करता था। फिजिक्स का जैसे सर ने कभी पाथफाइंडर का कुछ होमवर्क दे दिया या किसी और चीज़ का कुछ मॉड्यूल वगैरह कुछ सॉल्व करने का दे दिया तो वो सॉल्व करता था। उसके बाद मैथ्स का, तो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं रहती थी, होमवर्क जिसका जितना जल्दी हो जाए वो अच्छा। तो 2 o'clock तक ऐसे टाइम निकल जाता था जिसमें केमिस्ट्री भी इंक्लूडेड होता था, होमवर्क जो देते थे। बाकी फिर घर पे आके फिर जो बाकी का टाइम बचता था तो उसमें जो आज जो पढ़ा है उसको रिवाइज करता था 12 o'clock तक और फिर सो जाता था। एक इम्पोर्टेंट सवाल और रहता है स्टूडेंट्स का कि कैसे अपनी इमोशंस को कंट्रोल करें। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है, और इवन जो आप लोग का परफॉर्मेंस रहा है उसमें काफ़ी ऊपर नीचे भी रहा। ऐसा नहीं कि केवल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, फिजिक्स में भी देखा मैंने, मैथ्स में भी देखा कि आप एक बार बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो, एक बार वही परफॉर्मेंस फिजिक्स में खराब भी हो रही है, जो कि आपका मतलब कैसे मतलब मैनेज कैसे करना होता है उस समय जब नंबर कम आते हैं, फिर वापस अच्छा करने के लिए मोटिवेशन कैसे मिलता है? जब नंबर कम आए मेरे तो ऐसा अंदर से कोई फीलिंग नहीं आई कि हाँ यार इसमें कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि गलतियां हुई कहाँ पे, या तो टाइम कम पड़ गया या फिर आपको कंसेप्चुअल गलती हो गई। तो कंसेप्चुअल गलती उधर होती है जहाँ पे आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा है, तो मैं वही चैप्टर वापस पढ़ लेता था। जैसे डिफ्रैक्शन हो गया और पोलराइजेशन हो गया, इनमें काफी गलतियां करी पेपर में। कभी ऐसा डर नहीं लगा कि मतलब मेरे से स्कोर नहीं हो पाएगा? नहीं, वैसा तो बस वो जब केमिस्ट्री में 0 आए थे तब लगा था। तो उसके बाद भी मतलब फिर तब, लेकिन फिर भी तब पता था कि मैंने पढ़ा नहीं इसलिए मेरे 0 है। हाँ बराबर। तो उसके लिए तो पढ़ना ही था। बहुत अच्छी बात कौशल ने बताई यहाँ। मैं सभी हमारे व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि जब भी आपकी जो गलती हुई है तो वो गलती किस पार्ट की हुई है वो बताइए। जैसे कि आपकी गलती कंसेप्चुअल है तो आपको वो टॉपिक को ही फिर से पढ़ना पड़ेगा, बट आपकी गलती सिर्फ वो कैलकुलेशन की है ना, तो आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नॉट कि आपकी कैलकुलेशन की या मिस्टेक ना हो अगर उस प्रॉब्लम सॉल्विंग की है। एक सबके मन में ये आता है कि भाई हमने, आप लोगों ने भी स्कूल लाइफ में और इवन कुछ स्टैंडर्ड तक स्पोर्ट्स में या जो भी एक्टिविटी आसपास में होती थी अपने, वो सब करी, नेट और पैरेलल अपने एकेडमिक को ज़्यादा इंक्लाइन किया। बट ऐसा कोई फेज था कि समय पे, जैसे हर्षुल और कौशल दोनों से मैं जाता हूँ, कि जब से आपने इस एकेडमिक का टारगेट जो है इंजीनियरिंग, उसके अलावा और कोई काम नहीं किया, वो किस वर्ष से ऐसा फोकस किया? मतलब मैं पहले जब छोटा था थोड़ा 8th-9th में, तब मैं फ्रेंड्स के साथ कभी क्रिकेट खेल लेता था या फिर फुटबॉल वगैरह खेलता था। लेकिन 10th में जब कोविड आया तब मेरा फ्रेंड सर्कल मतलब ज्यादा कोई खेलने नहीं आता था और वो सब भी उनके स्टडी में लग गए थे। तो मतलब बाद में तब से 10th के बाद से मैंने बंद ही कर दिया क्रिकेट वो खेलना, वो सब मतलब जो मेन बाकी के जो स्पोर्ट्स है। आपने कब से ऐसा फोकस किया? स्पोर्ट्स तो मैंने 9th के बाद खेलना बंद कर दिया था, पर 11th तक मैं कीबोर्ड बजाता था। ओके। पर वो 12th में जाके फिर केवल और केवल IIT पे फोकस किया। हर्षुल, आप ये बताओ कि जब ये पूरा ड्यूरेशन रहा, जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे थे, तो क्या चीज़ आपको मतलब पसंद आती थी कि मतलब इसको ज़्यादा पढ़ें? मतलब जब से आप क्लास में पढ़ाई फिर घर गए, तो ये सेल्फ मोटिवेशन था या फिर क्लास में ऐसा कुछ कहा जाता था जिससे आपको लगता था नहीं मेरे को अच्छा परफॉर्म करना है? मतलब क्लास मोटिवेशन, घर का मोटिवेशन रहता था या सेल्फ मोटिवेशन रहता था जो आपको मतलब इतना बड़ा सपना देखने पे आपको भरोसा था कि मतलब अच्छा कर जाएंगे आप? मतलब हमारे क्लास के टीचर्स तो हमें कहते ही थे कि भाई तू तो बहुत अच्छा कर ही सकता है, तेरे में टैलेंट है, बस खुद पे विश्वास कर। और मम्मी पापा भी वही कहते थे कि मतलब तू तो कर ही लेगा, ऐसा हमेशा रहता ही था। और मेरे को भी बाद में अंदर से होने लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ अच्छे से, इसलिए ये मोटिवेशन तो था ही कि मैं करूँगा। अरे वाह। आपको जैसे क्लास में या एनलन के एनवायरमेंट में ऐसा
तो क्या इंस्पायरिंग लगा जिससे आपको लगे कि मैं इस लेवल तक का स्कोर, जिसे हम परफेक्ट स्कोर कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी बच्चे ने स्कूल में भी आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th तक कभी 100% मार्क्स लाए हो, राइट? तो जीवन में पहली बार 100% लाए वही सीधा टारगेट एग्जाम में, जेईई मेंस में, राइट? तो ये मोटिवेशन और ये जो मेथड है, क्योंकि चारों तरफ ऐसा एनवायरनमेंट हो, तो ऐसा आपने क्या महसूस किया एलन के प्लेटफॉर्म पर? मैं जैसे एलन के बाहर पोस्टर लगे रहते कि इसकी इतनी रैंक आई, इसकी इतनी रैंक आई, तो वो देख के लगता था कि हाँ यार अपना भी एक पोस्टर होना चाहिए ऐसा जिसमें अपनी रैंक भी लिखी हो। तो वो तो एक मोटिवेशन था ही, ऊपर से अंदर से भी था कि हाँ मेरे को अच्छा करना है। और जो जैसे आपके जो टीचर है और आपके आसपास की जो सिस्टम है, उसमें आपको कोई इंस्पायरिंग बातें लगी हो या आपको लगा हो कि मैं इससे इंस्पायर्ड हुआ और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके अच्छा करूँगा, किसी सब्जेक्ट की तरफ ऐसे प्यार हुआ? फिजिक्स में प्यार हुआ था। फिजिक्स में जैसे जैसे ही सिलेबस खत्म हो गया ना, तो उसके बाद जैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है, सिलेबस खत्म होने के बाद आपको सब पढ़ लिया, आपको पता चल जाता है कि जो भी आप चीज़ को इनकाउंटर करते हैं ना, आपको पता रहता है कि ये सब इसी में से होना है। तो आप फिर उसमें सोचने लग जाते हो कि इसमें से किस चीज़ से हुआ होगा, ये किस चीज़ का कंसेप्ट लग रहा होगा इस चीज़ में। तो फिर आपकी वैसे वैसे डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है। तो उससे प्यार हुआ था। तो फिर धीमे धीमे जैसे प्यार बढ़ता गया था, वैसे कॉन्फिडेंस तो एकदम ऊपर पहुंच गया था फिजिक्स में। तो फिर लग रहा था कि हाँ यार अच्छे आने चाहिए, फिजिक्स में तो अच्छे आने चाहिए। आपने आपका जेईई मेंस का रिजल्ट जो 100% आया है, और इस पूरे देश में सिर्फ 20 बच्चों के 100% आया है, बट इसका मतलब आज तो ये बताता है कि आप इस देश के 20 बच्चों में हो। इसका मतलब अगर आप इसी तरीके से इस टेम्परामेंट के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते हो तो अंडर 20 में रैंक लाना मुश्किल नहीं है, अगर मैं जेईई एडवांस की बात करूं, क्योंकि आज का आपका परफॉर्मेंस ये बता रहा है, राइट? और आपने तो डॉट स्कोर किया है, इसका मतलब ये है कि आप इवन रैंक 1 या टॉप 10 में भी परफॉर्मेंस उम्मीद करो तो गलत नहीं है। हाँ, आपको अब जो समय है उसके अंदर वो मेहनत करनी है, और यही टेम्परामेंट, यही जीत, जैसे आपको लगने लगा था अर्शुल की भी मैं अच्छा कर सकता हूँ, राइट? आज तो अब लग ही रहा है। आज कोई डाउट है आप दोनों को कि हम अच्छा नहीं कर सकते? कॉन्फिडेंस पूरा है, कर सकते हैं, राइट? आपको वो सारा इनपुट एलन की तरफ से मिलता है तो आपको करना है। मुझे आपसे ये जानना है, और मेरे साथ जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि जब आपका परफॉर्मेंस आया, पहले अर्शुल मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि तबे तो गुजरात अहमदाबादમાં ડેવલપ મોટા થયા છો અને ગુજરાતી જ છો, રાઈટ अर्शुल? તો મને તમે એ बताओ कि ये रिजल्ट वाली जो मोमेंट છે એ કેવી રીતે થઈ, કોણે તમને બતાવ્યું, કેવી રીતે તમારા પેરેન્ટ્સને ખબર પડી, અને તમારા પેરેન્ટ્સ કે તમારા ભાઈ બહેને કેવી રીતે રિએક્ટ કર્યું? એટલે હું તો મારું નોર્મલ ભણતો હતો, ત્યાર પછી આ અમારા એસકે સરનો ફોન આવ્યો કે તારી 100% આવ્યા છે, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ કહેવા. ત્યાર મને ખબર પડી કે મારે આટલા સારા પર્સન્ટાઇલ આવી ગયા, એટલે હું તો બહુ જ ખુશ થઈ ગયો હતો. પછી સરે પપ્પા જોડે વાત કરી, એમને બી કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ કીધું, અને મેં મારા મમ્મી અને ભાઈ જોડે બી વાત ચાલતી હતી, તેમને કીધું કે મારી 100% આવ્યા, તો બધા ખુશ થઈ ગયા. પછી પપ્પાએ તો મને હક કરીને કીધું બહુ જ સરસ આવ્યું, આવી રીતે એડવાન્સમાં આવી જ જશે એવું કીધું. અને મમ્મીએ થોડા ઇમોશનલ બી થઈ ગયા હતા, પણ બધા ખુશ હતા, એકદમ મજા આવી ગઈ એ મોમેન્ટ. वेरी नाइस। कौशल आप बताइए, वो जो घटना है वो कैसे हुई, कब हुई, और पूरी प्रोसेस आप बताइए, जैसे अर्शुल ने बताया, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने व्यूअर को बताएं कि वो घटना कैसी थी जब आपको ये पता चला कि आपके परफेक्ट स्कोर है, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है परफेक्ट स्कोर है, 100% है और परफेक्ट स्कोर है। और आपका उस समय का क्या लगा कि देश में आपके जैसे और कोई बच्चे होंगे, और व्हाट वाज द होल सीन? तो जैसे जेईई मेंस की आंसर की आई, तो मुझे तो नहीं पता था कि आंसर की आ गई है। तो एसके सर ने बताया था मैसेज करके कि आंसर की आ गई है, देख लो अपना मार्क्स बताओ मुझे। तो मैंने आंसर की खोली, उसमें फिर जैसे सबसे पहले तो मैं आंसर की देख के घबरा गया, ऐसी कैसी आंसर की है। बहुत मुश्किल पड़ी थी चेक करने में। तो चेक कर रहा था मैं, तो फिजिक्स का चेक करा, तो एक एक क्वेश्चन में जो हार्ट बीट है ना इधर की, वो धक धक कर रही थी, वो आवाज मेरे को सुनाई दे रही थी, ऐसा हो रहा था। तो पूरा जब चेक किया फिजिक्स में 100 आया, तो धीमे धीमे बढ़ती गई, क्योंकि गलती नहीं मिली अभी तक। तो गलती नहीं मिली तो और बढ़ता है कि हाँ यार डॉट स्कोर आ सकता है। तो जैसे जैसे फिजिक्स हुआ, फिर केमिस्ट्री हुआ, फिर केमिस्ट्री तक मेरे को डाउट था कि केमिस्ट्री में मेरे कटेंगे, अगर कटेंगे तो। जब केमिस्ट्री में 100 आ गए तो फिर तो बढ़ गए। फिर मैथ्स जैसे स्टार्ट हुआ,
तो मैथ्स में एक क्वेश्चन था जो तब उस समय एनटीए के आंसर की गलत थी, मतलब क्वेश्चन ही ड्रॉप होना था। Yes. तो एक वो क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब सही हो गया था। तो वो क्वेश्चन तब मेरे को थोड़ा डाउटफुल था, तो मैंने मैथ्स के सर को कॉल किया था, तो उन्होंने बोला था कि हाँ ये तो क्वेश्चन बोनस होना है, और सर ने वो बोला बोनस होना है। तो फिर मैं बहुत हो गया था मैं। तो मैं एक्चुअली हमारे घर में 2 फ्लोर है, तो मैं ऊपर के फ्लोर में मेरे कमरे में बैठ के आंसर की चेक कर रहा था। तो अभी मम्मी पापा को पता नहीं था कि आंसर की आ गई है, ये भी नहीं पता था। तो फिर मैं नीचे गया और मम्मी को बोला मम्मी आंसर की आ गई है। मेरे पापा एक्सरसाइज कर रहे थे तब, तो पापा ने भी बोला हाँ। तो मैंने पूछा कि क्या लगता है कितने आए होंगे, तो मेरे पापा ने बोला 285 आए होंगे बेटा तेरे, और मेरे मम्मी ने बोला 260 के अराउंड आए होंगे। तो मैंने बोला 295 के अराउंड आए और एक क्वेश्चन बोनस हो सकता है। तो मेरा पापा एक्सरसाइज के बीच में से उठ के हंसते हुए गले मिल गए थे। तो खुशी तो बहुत हुई थी उनको। तो वो मोमेंट एक ऐसा था कि मतलब याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। एक्चुअली आप दोनों ने रियली ऐसा काम ही किया है। और आज अहमदाबाद शहर, और मैं तो हमेशा बीइंग इन गुजराती ये कहता हूँ कि गुजरात स्टेट, राइट, जिन्होंने कभी आज से 10 साल पहले की हिस्ट्री देखे तो कभी नेशनल पे टॉपर नहीं देखे थे, जबकि आज पूरे देश में राइट हाईएस्ट स्कोरर भी अहमदाबाद शहर में बैठा हुआ है। राइट, इस सेंटर एलन सेंटर जब खुला, तब हमने जब एलन सेंटर खुला तब भी ये उम्मीद थी कि हम नीट का बहुत क्रेज है गुजरात में, तो हम मेडिकल में बहुत अच्छा करेंगे और बहुत सारे बच्चे हमारे पास पढ़ने आएंगे। बट जब हमने ये देख रहे हैं कि हमारे जो टीचर्स और हमारी सिस्टम इंजीनियरिंग डिवीजन के अंदर नेशनल टॉपर क्रिएट कर रही है, तो हम सबको भी बहुत प्राउड फीलिंग हो रही है। मैं कौशल आपको और अर्शुल आपको भी ये कहना चाहूँगा बारी बारी, आप अगर आपका जो अभी तक का जर्नी रहा है, राइट, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस बातों को अवॉइड करना चाहिए, राइट, और कैसे एक बेस्ट परफॉर्मर के लिए अपना मोटिवेशन बना के रखना चाहिए, वो बातें आप अपने शब्दों में अपने व्यूअर को बताएं। एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा, जो मेरे को अभी भी रिग्रेट है, कि जब भी हम एक कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उस चैप्टर को ऐसा पढ़े कि बाद में लास्ट में वापस पढ़ना ना पड़े। क्योंकि अगर वो चैप्टर लास्ट में रह जाता तो लास्ट में आप सारी चीजें कवर नहीं कर पाओगे। तो वो चैप्टर उसी समय ऐसा कवर कर ले कि हम कल को एडवांस देने जाए तो वो चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हो जाए। तो एक रिग्रेट मेरा वो था। और दूसरा ये कि शॉर्ट नोट्स बनाना अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है। मैं बिलीव नहीं करता था कि शॉर्ट नोट्स काम आएंगे, पर लास्ट मंथ में मैं शॉर्ट नोट्स ही बनाए, क्योंकि लास्ट में जेईई मेंस के 2 या 3 डेज पहले शॉर्ट नोट्स ही काम आए थे। तो शॉर्ट नोट्स काफ़ी काम आते हैं, तो वो भी मैंने नहीं बनाया था। तो इसका एक रिग्रेट मैं कहूँगा कि ये दोनों चीज़ें काम करें। तो अर्शुल, जैसे कौशल ने बताया, एक मैसेज दिया हमारे व्यूअर्स को, जो बच्चे आपको देख रहे हैं, आप अर्शुल आप बताइए। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बच्चों को स्कूल में, जैसे आप लोगों ने पहले भी बताया कि कुछ ना कुछ एडवांस पढ़ते रहना चाहिए, तो उनको स्कूल से बियॉन्ड, राइट, ऐसे टारगेट के लिए कैसे पढ़ना चाहिए, कब से इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और पढ़ाई को लेके पूरी प्रिपरेशन में किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों को अवॉइड करना है, राइट, ये बातें आप अपने व्यूअर्स को बताइए। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप कोई भी क्लासेस में जब कुछ पढ़ा है, कोई क्लास लेक्चर लिया हो, उसके बाद घर आके तो उसको सबसे पहले अच्छे से ही रिवाइज कर ले, तो लॉन्ग टर्म तक बना रहेगा। और नेक्स्ट क्लास में भी जब आगे कंटिन्यू में पढ़ाया जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। कई बार ऐसा होगा कि अगर ना पढ़ा हो तो भूल जाता है पहले के क्लास का, तो तब बाद में आगे का भी समझ में नहीं आता। तो रिवाइज कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि जो आप क्वेश्चंस करो उसमें जो डाउट है वो तो क्लियर कर लेना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि कई बार मेरे साथ हुआ है 11th में कि कोई डाउट क्लियर करना ध्यान में रह गया हो, भूल गया हो, तो फिर वो टेस्ट में आ जाता है, तब नहीं होता है तब बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि अगर क्लियर कर लिया होता तो मार्क्स ज़्यादा आते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और तीसरी ये कि जो अच्छे कंसेप्ट मिले उसको तो अच्छे से कहीं अलग जगह पे नोट डाउन कर लेने चाहिए। तो जब टेस्ट आए कोई भी, तो उसके पहले उस टॉपिक के वही चीज़ रिवाइज कर लेनी चाहिए। तो मतलब पूरा चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो आप कोई वीक टॉपिक जो याद नहीं रहता उसको लिख दे, या फिर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वो सबको टेस्ट के पहले वो रिवाइज करने का। और बाकी जितनी जल्दी करे तो ज़्यादा एज मिलता है। अगर कई बार जैसे 9th 8th 9th में मैंने शुरू किया पढ़ना, तो कई बार मुझे नई मिस्टेक्स मिलती है प्रिपरेशन के दौरान, तो पता चल जाता है, तो मेरे पास और टाइम रहता है कि उसको मैं करेक्ट कर पाऊँ।
तो थोड़ा जल्दी करे तो अच्छा है, वरना 11th-12th में भी अगर सीरियस होके पहले से ही करे तो भी मार्क्स आ जाते हैं, अच्छे स्कोर ला सकते हैं, अच्छी AR भी ला सकते हैं। राइट, वेरी नाइस अर्शुल, आपने अच्छे से अपने व्यूअर्स को समझाया। दोनों से मैं एक लास्ट ये पॉइंट जानना चाहता हूँ कि जैसे एकेडमिक के अलावा राइट ऐसा कोई आपके इस प्रिपरेशन और टारगेट वर्क के दरमियान आपको ऐसा कुछ लगा कि जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आप अपने मेन पाथ से हट रहे हो राइट, और ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन आपने फेस किया, चाहे वो सोशल मीडिया का अट्रैक्शन हो, चाहे वो मार्केट में आने वाली बहुत अच्छी मूवीज या प्रोग्राम हो राइट, चाहे कोई भी मीन्स मैचेस हो, क्रिकेट मैचेस हो, वर्ल्ड कप हो, मीन्स लाइक आपको कहीं डिस्ट्रैक्शन किस स्टेज में फील हुआ और आपने उसको कैसे कंट्रोल किया या नहीं हुआ? कौशल आप बताएं। मेरे साथ बीच में ऐसा हुआ था कि मैं यूट्यूब से काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मतलब काफ़ी अलग अलग चैनल्स देखने लगा। अरे वाह, तो थोड़े टाइम तो ये चला, पर धीमे धीमे मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। फिर मैंने उसका टाइम कट कर दिया था, फिर मैंने सोचा अब करना ही नहीं है इसको। तो 2-3 दिन तो था रिग्रेट कि यार कर लेते, थोड़ी देर कर लेते, पर फिर वो अपने आप धीमे धीमे पढ़ाई की तरफ जब इंटरेस्ट बढ़ गया तो वो दिमाग से निकल गया। तो Great. तो यूट्यूब उसको आपने कंट्रोल किया, यूट्यूब ने आपको डिस्ट्रैक्ट किया थोड़े समय। आपको अर्शुल कहीं? तो मेरे साथ ये हुआ था कि मैं जब 11th में था तब मुझे एनिमेस और सीरीज इसका थोड़ा एडिक्शन लग गया था, तो उसकी वजह से 2-3 महीने बहुत टाइम वेस्ट हुआ। बाद में मैंने डिसाइड कर ही लिया कि अब और कुछ नया स्टार्ट करूंगा तो उसमें फिर कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो मतलब एंड तक सारा टाइम ही वेस्ट होगा। तो मैंने तब से ही डिसाइड कर लिया कि अब कुछ नहीं देखना है, अगर ज्यादा इच्छा हो तो पुराना जो मैंने देखा होता है उसमें से फिर से जो इंटरेस्टिंग लगा वो देख लेता था, बाकी ज्यादा नहीं देखता था जिससे और एडिक्शन ना हो। ग्रेट। एक चीज मैं कहना चाहूंगा दर्शकों से कि अच्छे रिजल्ट के लिए मतलब केवल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बल्कि एक पूरा एनवायरनमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। पेरेंट्स को बहुत पॉजिटिव होना चाहिए कि उनका बच्चा अच्छा करेगा, बच्चे को भी इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, और जो उनके टीचर्स हैं या पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो पॉजिटिविटी से भरा होना चाहिए। जैसे पिछले 2 साल में मैंने देखा कितने उतार चढ़ाव देखे बच्चों के साथ, कैसा इनका रिएक्शन था। कई बार मैंने हर्षुल को कॉल करके मुझे बताना पड़ा, जब मुझे इनपुट्स मिलते थे तो मैं बताता था कि आप सिंसियर नहीं हो, थोड़ा आपको सिंसियर होना चाहिए। फिर उधर से जवाब ये देता था कि नहीं आप भरोसा रखो मैं करूँगा। तो क्या होता है कि जब कॉन्फिडेंस होता है एक दूसरे को दिलाने से आता है। हर्षुल ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि आप भरोसा रखो मेरे पे, मैंने कभी कौशल को कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं तू तो हमारा टॉपर बनेगा। या फिर कभी कभी हमारे कलीग्स भी होते थे जो हमसे कहते थे कि नहीं इस बार तो ऑल इंडिया टॉपर लाना है, तो मुझे भरोसा नहीं होता था क्योंकि हमने पहले मैंने मतलब पर्सनली कभी ऐसा काम कर नहीं पाया, तो मुझे नहीं लगा कि ऐसा भी किया जा सकता। फिर हम बेस्ट रिजल्ट लाएंगे, सिटी का बेस्ट लाएंगे, गुजरात का बेस्ट लाएंगे, लेकिन इंडिया का बेस्ट लाने वाली चीज़ मेरे गले उतरती नहीं थी कि कैसे पॉसिबल है ये। तो मेरे कलीग्स ने मुझे भरोसा दिलाया, मैंने स्टूडेंट्स को भरोसा दिलाया, उन्होंने भी मुझे भरोसा दिलाया कि नहीं हम बढ़िया कर पाएंगे। तो ये जो भरोसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिजल्ट के लिए। तो अपने घर का एटमॉस्फेयर बहुत ही पॉजिटिव रखें, बच्चों को कभी भी निगेटिव नहीं रखना है और उनको कभी भी प्रेशर भी नहीं डालना है कि पड़ोस का बच्चा इतना अच्छा कर रहा है तो मतलब आपको भी उसकी बराबरी करनी है। वो करेगा, उसके अंदर है, वो बोल रहा हो। कुछ बच्चे बोल देते हैं, कुछ बच्चे नहीं भी बोलते हैं, लेकिन सबके मन में होता है कि हम करके दिखाएंगे, अपने पेरेंट्स को प्राइड फील कराएंगे, अपने टीचर्स को प्राइड फील कराएंगे। तो अभी हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जैसे 200 परसेंटाइल तो यहाँ पे हैं, और भी हमारे बच्चे जो 100 परसेंटाइल नहीं है लेकिन 99.99 के आसपास वाले हैं, वो एडवांस में और भी अच्छा करने वाले हैं, बढ़िया करेंगे वो। तो ये कॉन्फिडेंस जब एक दूसरे के ऊपर हम रखेंगे तब एक बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रखें और बच्चों को भी आप अंदर अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट के अलावा रिजल्ट लाने के लिए। राइट, बहुत अच्छी बात कही सर आपने, और यही इंपॉर्टेंट होता है पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सब मिलके इंस्टीट्यूशन लेवल पर और घर पे लाइक हम ओवरऑल ऐसे सिस्टम बनाए, एक हेल्दी सिस्टम जो एक दूसरे पर ट्रस्ट वर्दी सिस्टम हो, राइट, जो अल्टीमेटली बेस्ट रिजल्ट के अंदर कन्वर्ट हो। सर मुझे आप ये बताएं कि आपने ऐसा सोचा था कि मेरे पास 2 बच्चे 100 परसेंटाइल में आएंगे? नहीं, इसका तो बिल्कुल भरोसा ही नहीं था। 2021 में हमारा पहला 100 परसेंटाइल आया था अनंत की दामरी, जिसके साथ हम पूरी तरह कनेक्टेड थे। उसके बाद मुझे लगा था शायद हमारा ये बेस्ट रिजल्ट है, इसको हम दोबारा कर पाए या ना कर पाए। कलीग्स ने काफ़ी मतलब इसमें जो एकेडमिक की नॉन एकेडमिक टीम थी सबने कहा कि नहीं इसको फिर से रिपीट करना, इसे बेस्ट भी करना है। फिर हर्षुल का तो हमें रिजल्ट आने के पहले ही पता चल गया था
तो उससे लगा कि नहीं हमने एक अच्छा काम किया। फिर कौशल का पहले पता चल गया था, हर्षुल का लास्ट डे पता चला। तो ये दोनों जो लाए, अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि एडवांस में भी हम काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। नहीं, हमने देखा था कि आपका पहला ही मैसेज आया जब हर्षुल का पता चला। कौशल का आपको पता ही था कि 100% आएगा और आपने अश्योर कर दिया कि एक बच्चा 100% हमारे यहाँ से आ रहा है। बट जब हर्षुल का पता चला तो आपने बताया कि डबल धमाका। ये शब्द आपका हमें पूरा याद है और इट्स रियली वंडरफुल रिजल्ट, बहुत ही अच्छा आउटकम है। और ऐसे ही बच्चे गुजरात से और एलन करियर इंस्टीट्यूट अहमदाबाद से परफॉर्म करते रहे आपके गाइडेंस के अंदर, और ऐसे ही वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ से नेशनल लेवल पर, खास करके IIT मुंबई कंप्यूटर साइंस जो सभी बच्चों का एक ड्रीम रहता है, राइट, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ से पहुँचे। टॉप 20 में, पूरे इंडिया के टॉप 20 में 2 बच्चे में 10% अहमदाबाद के एक ही सेंटर से होना, राइट, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं दोनों बच्चों को धन्यवाद करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड एज ए टीचर, मेंटर, मैं SK सर को, संजय श्रीवास्तव सर को ये कहूँगा कि यू मेड वंडर, बी प्राउड ऑफ यू एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन।